आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करके देता है, उससे उसे क्या फ़ायदा होता है, वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो पहला है एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग जो है वो इस तरह से एक्टिविटी करता है कि वो डेविएशंस पे नज़र रखता है और कोशिश करता है कि हम अपने प्लान से डेविएट ना करें। जो सुपरवाइज़र होता है वो उसका काम होता है कंट्रोलिंग करना वर्कर्स को, और वो कोशिश करता है कि डेविएशंस ना हो, और अगर हों भी तो पॉजिटिव हों। हम हमेशा अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते रहें, यानी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएँ। ये मेक श्योर करता है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, हमने जो प्लान्स बनाए हैं क्या वो हमने एक्यूरेट बनाए हैं? क्या हमने जो टारगेट रखा है वो सही बनाया है? ऐसा तो नहीं है कि टारगेट हमने बहुत ही हाई रख दिया हो या टारगेट हमने बहुत ही लो रख दिया हो। जैसे आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, जैसे अभी मैंने बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट लिया और पहले टेस्ट में वो 40 में से 20 लाया है। सपोज 40 में से 20 लाया है, वैसे तो टेस्ट 25 का था। 40 में से 20 लाया है। अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए उसने टारगेट रख दिया 40 में से 39 लाऊंगा, तो ये गलत है। वो अपने टारगेट को फ़िलहाल थोड़ा सा बढ़ाए, 25 करे। अगर वो एकदम हाई टारगेट रख देगा तो वो क्या पता वो 20 भी अचीव ना कर पाए। ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले टेस्ट में लगभग फुल नंबर लाए, तो अगर वो अपना टारगेट अगले टेस्ट के लिए कहें कि भाई मुझे 40 में से 13 लाने हैं, तो वो भी गलत है। बहुत लो टारगेट रखना भी गलत है और बहुत अबव रखना भी गलत है। ऐसे ही वर्कर्स में भी होता है। अगर मैंने वर्कर को टारगेट दे दिया आज 200 यूनिट बनानी है और उन्होंने आज 100 ही बनाई, इसका मतलब मैंने उनको टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिया था। इट शुड बी रिवाइज्ड। और ऐसे ही अगर मैंने उनको टारगेट 200 का दिया और उन्होंने 400 बना दी या 300 बना दी, तो इसका मतलब मैंने उन्हें टारगेट कम कर दिया था। अगेन इट शुड बी रिवाइज। तो मैंने अपने टारगेट सही रखे हैं नहीं रखे हैं, ये भी कंट्रोलिंग बताता है। डेविएशंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब मैंने प्लान सही तरीके से नहीं किया है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, डेविएशंस को ना रखा जाए, कोई वेस्टेज ना हो, ना टाइम की ना रिसोर्सेज की। ये काम कंट्रोलिंग से हो पाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पहले से डिसाइडेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करने पे क्या कहते हैं, हर एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग हो, ये मेक श्योर करती है। तो इसी वजह से सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो टाइम हो। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो खुद कंट्रोल सिस्टम है वो एम्प्लॉय को टाइमली और प्रॉपरली मोटिवेट भी करता है टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। आप बताते रहोगे कि आप पीछे चल रहे हो, आप और मेहनत कीजिए, आप और अच्छा कर सकते हैं, या नया तरीका बता सकते हैं जिससे उनको आप तारीफ़ कर सकते हो कि आपने बहुत क्लोज हो, आप अच्छे रिजल्ट के, और अच्छा करो। है ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट से मेरा ये डिस्कशन होता है कि इतना किया आप और करो और अच्छा कर सकते हो। तो ये मोटिवेशन कंट्रोलिंग जो है, मोटिवेशन का भी एक तरीका होता है। ये जो मैंने आपके वीकली टेस्ट रखे हैं, ये और कुछ नहीं, ये मोटिवेशन, ये कंट्रोलिंग ही है। और इसमें परफॉर्मेंस से आप मोटिवेट होगे कि आप, अगर पिछली बार किसी के कम मार्क्स आए हैं तो वो कोशिश कर रहा होगा मैं अगली बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा। वैसे इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन का मतलब हमने पढ़ा है कि हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करें, हर चीज़ सही जगह पर हो, हर चीज़ सही टाइम पर हो। ये कंट्रोलिंग का काम होता है। जो कंट्रोलिंग करते हैं, या कंट्रोलिंग अगर हमारी सही चल रही है तो हर एक चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो रही होगी। जैसा जैसा प्लान्स हैं
वैसे वैसे काम होता जा रहा होगा और हर चीज़ जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ वो मिलेगी। और डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट्स। तो किसी किसी का भी अगर कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है तो उस पर नज़र रखी जाती है, और कोई भी इनडिसिप्लिन्ड वर्क नहीं कर पाता, कोई काम से जी नहीं चुरा पाता, कोई स्लो नहीं रह होता है, क्योंकि सब पे नज़र रखी जा रही होती है बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जॉब कार्ड बनाते हैं। कभी आप अपनी अगर आपके पास स्कूटी और आप सर्विस कराने गए होंगे तो देखा होगा कि वो गेट पे ही आपकी स्कूटी की एंट्री कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, टाइम ऑफ एंट्री लिख देते हैं और आपको टाइम ऑफ सर्विसिंग भी बता देते हैं कि कितने बजे सर्विसिंग के बाद आपको ये स्कूटी मिल जाएगी। और जिस पर्सन का नाम दे देते हैं, अगर वो टाइम उससे ज़्यादा लगाता है तो कहीं ना कहीं उसे बोला जाता है। टाइम देने का पर्पज़ ही यही है कि एस्टिमेटेड टाइम, कि वो इतने टाइम में काम ख़त्म कर दे। ये कंट्रोलिंग का ही पर्पज़ है ताकि जितनी भी सर्विसेज आ रही हैं सब हो जाए, कोई टाइम से स्लो ना चले। उसको नॉलेज होती है कि इतने टाइम में काम मुझे ख़त्म करना है, मुझे अल्टीमेटम मिला है कि इतने बजे ये सर्विस होने के बाद मुझे बाइक डिलीवर, स्कूटी डिलीवर करनी है। तो इसलिए डिसिप्लिन से काम होता है, ऑर्डर से काम होता है। उसमें ऑर्डर भी होता है कि पहले स्कूटी धुलेगी, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। आप कभी वहाँ बैठे हो तो एक सीक्वेंस में अलग अलग जने को काम दे दिया जाता है और लास्ट में वो आपको स्कूटी बिल्कुल धुल साफ करके कपड़ा वपड़ा मार के मिल जाती है। एक सीक्वेंस में काम होता है। और लास्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्शन। सभी पर्सन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। जैसे मैं अभी स्कूटी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप स्कूटी की सर्विस कराने जाते हो तो वहाँ पर आपको स्कूटी पहले धुलती भी है, फिर उसका मोबिल ऑयल निकाला जाता है, फिर नया मोबिल ऑयल डाला जाता है, उसके सारे पार्ट साफ़ होते हैं, उसे पॉलिश किया जाता है, उसके सारे पेच टाइट किए जाते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो ये एक ही पर्सन नहीं करता है, ये सब काम अलग अलग पर्सन करते हैं। एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको सुपरवाइज करने की। तो जब सारी स्कूटी आती हैं तो एक एक करके पहले धुलने के लिए, फिर मोबिल ऑयल निकलता है, फिर मोबिल ऑयल चेंज होता है, नया मोबिल ऑयल डलता है, कोई पार्ट चेंज होना हो तो पार्ट डलता है, साफ़ सफाई होती है, पॉलिशिंग होती है। ये सब एक सीक्वेंस में होता है और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा ना हो कि एक ही स्कूटी 2 बार धुल जाए या एक मोबिल ऑयल अभी डाला और अभी निकल जाए, नया मोबाइल ऑयल निकाल दिया जाए। तो ये सब इस चीज़ पर कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है ताकि सब काम टाइम पर हो और वो कंट्रोलिंग ही उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है।